यह एक झाड़नुमा आदमी है जो पहले आदमी था लेकिन अब झाड़ बन गया। वो ऐसा क्यों बन गया, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो आगे बताऊंगा मैं। अब होता क्या है ना कि इस लड़की को इस झाड़ आदमी से डायरेक्टर का प्रेम हो जाता है। जब आदमी था तब प्रेम नहीं हुआ पर अब हो गया, तो इसके साथ रहना चाहती है। पर झाड़ आदमी देख, अगर मेरी शाखाएं इधर उधर घुस गई तो खत्म। समझ गई। लेकिन ये जो प्राणी है, पहले ये भी आदमी था, उस लड़की के पीछे पड़ा है। वो अब इसके पीछे क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यानी कि ये लड़की के पीछे, लड़की झाड़ के पीछे और झाड़ इन दोनों के पीछे, कितना पीछे पीछे कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, इस साइंटिस्टों को देखते हुए तूने वो फार्मूला क्यों बनाया, ये पूछते हुए झाड़ की भी जीएफ है, ये सोचते हुए और रोते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जंगल से होती है और विशेषकर जल को दिखाते हुए। वैसे इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वेस क्रेवन हैं, जो कि काफी अच्छे मान्यता प्राप्त डायरेक्टर हैं। तब इस जंगल से होते हुए एक चोपर पर आता है। चोपर में एलिस और चार्ली दो मुख्य पात्र हैं। ये मोहतरमा हमारे चैनल पर दूसरी बार आ रही है। ये लोग कौन है, आर्म्ड फोर्सेस आर्मी है क्या? तब इनका चोपर जल को चुनता है, आई मीन उतरता है। एलिस और चार्ली को नाव से दो लोग लेने आते हैं। सॉरी ये लेने आया है और एक काला चश्मा चोपर में बैठ जाता है। एक्चुअली एलिस जो है ना, एलिस वो इस काले चश्मे का प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। अच्छा रिप्लेसमेंट। अब वो इसका काम करेगी। वो काम क्या है आगे बताऊंगा। खैर ये लोग अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। तब इस सीन इस आदमी पर आता है। वो आर्म्ड फोर्सेस जैसे लोगों को देखकर पता नहीं क्यों पर डर जाता है। तभी पीछे से फेरट आकर, हाँ इसका नाम फेरट है, गन से हाफ बोलता है। वो उससे उसकी गन ले लेता है। वो आदमी पता नहीं क्यों पर भागने लगता है। अरे क्यों भाग रहा है, थोड़ी बातचीत कर ले उनसे, थोड़ा समझा उन्हें। पर वो मेरी बात नहीं मानता। फिर क्या, आर्म्ड फोर्सेस जैसे लोग उसे पकड़ लेते हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा था थोड़ी बातचीत कर ले। हैं? फेरट अपना लंबा सा मोटा सा सांप निकाल कर उससे उस आदमी को कटवा देता है। ओ सॉरी, अब मैं समझा, जान बचाने के लिए भाग रहा था। चलो वो सब तो ठीक है, पर फेरट ने इतना लंबा मोटा सांप अपनी जेब में कैसे रख लिया, सोचने वाली बात तो है। देखो, सांप का मुंह वाला हिस्सा ऑक्सीजन के लिए जेब में था, ठीक है, और बाकी का ये वाला हिस्सा फेरट की काली गुफा में था, ठीक है, समझ गए। इधर ये लोग अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। चार्ली एलिस को वो जगह दिखाता है जहाँ पर एलिस को अपनी तशरीफ रखकर काम करना है। ओह, तो एलिस एक टेक्निकल इंजीनियर है जिसका काम यहाँ की टेक्निकल चीजों को देखना और ठीक करना है। यहीं पर चार्ली एलिस केबल की भेंट हैरी रिटर से कराता है। हैरी रिटर यहाँ जो सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सुपरवाइजर है। ये तीनों अंदर जाते हैं। हैरी कहता है एलिस यहाँ उंगली कर, और एलिस करती है जिससे द्वार फटाक से खुल जाता है। ओ माय गॉड, ये तो एक तरह की प्रयोगशाला है। इसी प्रयोगशाला में हमारी दो और नए पात्रों से भेंट कराई जाती है। इनका नाम एलेक होलैंड है, यहाँ के उच्चतम वैज्ञानिक है, और इनका नाम लिंडा होलैंड है, जो यहाँ के वैज्ञानिक कम कुक ज्यादा है। खाना पकाने का काम यही करती है। एलेक होलैंड और लिंडा होलैंड तो क्या ये दोनों भाई बहन है या पति पत्नी? दोनों नहीं है, ये दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं। और मूवी के हिसाब से चले तो लिंडा के पिता ने एलेक को एक तरह से गोद में ले रखा था, और पिता की बात निकल ही गई है तो लिंडा के पिता बायोफिजिस्ट थे और उन्हें अपने काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। यानी कि दोनों अच्छे वैज्ञानिक बैकग्राउंड से आते हैं। खैर मैं यहाँ फील कर पाता हूँ कि एलेक एलिस को पसंद करता है। चलो मैं इसको समझाता हूँ। सेक्टर 3 का एक सेंसर खराब हो चुका है। एलिस का कर्तव्य बनता है कि वो सेक्टर 3 में जाए, उस सेंसर को चेक करे, उसे रिपेयर करने की कोशिश करे। ये उसका काम है। पर पता नहीं क्यों एलिस के साथ एलेक भी जाता है और अपनी दिल की बातें उसे सुनाने लगता है। और एलिस को जरा भी इत्तू सा भी इंटरेस्ट नहीं उसकी बातों में, पर फिर भी सुनाया जा रहा है। वो यहाँ पर कुछ बातें बोलता है, जैसे कि मुझे कभी कभी झाड़ जैसा फील होता है। मेरा मन करता है कि मैं दलदल में रहूं। मुझे यहाँ की प्राकृतिक ब्यूटी काफी 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 अच्छी लगती है। एलिस, मुझे लगता है तू पागल हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ तो कोई भी प्राकृतिक ब्यूटी नहीं लग रही। मुझे तो यहाँ केवल गंदगी दिख रही है। एलेक यहाँ से एक आर्किड का प्लांट भी ले लेता है। मुझे न इनकी मूवीज की एक अच्छी बात बताओ क्या लगती है, कि बातें करते समय लड़की को टच करना, जैसे कि एलेक को देखो या फिर चार्ली को देखो मदद करते समय। डिस्क्लेमर, इस तरह का व्यवहार रियल लाइफ में ना करें, तो बहुत सारे चप्पल खाओगे। ये दोनों सेक्टर 3 में आ चुके हैं। एलिस सेंसर को चेक करती है, ये तो पूरी तरह से नष्ट हो
हो गया, ये किसी ने नष्ट कर दिया। फिर दोनों अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। एक और मौका टच करने का। चार्ली, एलिस और एले के तीनों आपस में टॉकिंग कर रहे होते कि तभी लैब में गोली चलने की आवाज आती है। ये लोग तुरंत लैब में आते हैं। यहाँ पर लिंडा एक जादू दिखाती है। वो जैसे इस केमिकल को नीचे छिड़कती है तो कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ देखो हुआ क्या। एलेक एक ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके का पौधा उगाया जा सके, और इस फार्मूले को उसने रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक का यूज करके बनाया है। होता क्या है कि दो अलग अलग जातियों के डीएनए साथ में लाए जाते हैं और उनसे एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें दोनों जातियों के गुण होते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक के और भी बहुत सारे उपयोग है। एलेक ने अपने फार्मूले के लिए एक ऐसे पौधे का और एक ऐसे जीव का डीएनए लिया है जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सके। वो यहाँ पर अपना लक्ष्य भी बताता है कि वो फार्मूला क्यों बना रहा है। वो चाहता है कि दुनिया का एक भी इंसान भूखा ना मरे। वाओ, क्या सोच रहे तेरी, तू तो देव मानुष निकला। पर तू ये सारी बातें एलिस को क्यों बता रहा है? उसे यहाँ आए 24 घंटे भी नहीं हुए और तूने सारे सीक्रेट रिवील कर दिए। वाह, एलेक देखना कहीं ये ज्योति मल्होत्रा न निकले। एलेक उस आर्किड प्लांटो को भी जो वहाँ से लाया था फार्मूले की 2-4 बूंदे पिला देता है। मैं एक बात तो भूल ही गया कि इस केमिकल को देखकर मुझे मिट्टू सीरम की याद आ गई थी। ये दोनों जुड़वा भाई की तरह लग रहे हैं, पर ये केमिकल मिट्टू सीरम से बड़ा है क्योंकि इसकी पैदाइश 1982 की है जबकि मिट्टू सीरम की पैदाइश 1985 की है। तो तुझे इसे भैया बोलना है क्योंकि ये 3 साल बड़ा है तुझसे। लिंडा रिसर्च नोट्स में कुछ ऐड करके नोटबुक को यहाँ तिजोरी में रख देती है। ये सोने के बराबर है और वहाँ से चली जाती है। तभी एलेक आता है। उसे कुछ तो दिखता है। क्या ये प्लांट्स? इसका मतलब फार्मूला काम कर गया। जहाँ पर फार्मूला का केमिकल छिड़का गया था वहाँ पर प्लांट उगाए। वाओ, इंटरेस्टिंग। लिंडा भी वहाँ आ जाती है। लिंडा के गले में लॉकेट है। एलिस रिटर को बुलाने आती है। उसे भी तो खुशखबरी देनी है। तभी उससे कोई कहता है कि वो कमांड रूम में है। एलिस कमांड रूम में जाती है और वो क्या देखती है कि किसी ने चार्ली को RIP कर दिया और तभी उस पर भी हमला होता है। ये तो फेरट है। एलिस उसे मार पीट कर रूम से बाहर आ जाती है। उसे बाहर अपना साथी मरा हुआ मिलता है। तभी एक और बंदा उस पर हमला कर देता है तो एलिस उसे भी डिचुंग डिचुंग करके अपने मरे हुए साथी के पास आकर उससे उसकी गन लेकर वापिस इस बंदे के पास आकर गन तान देती है। लेकिन तभी फेरट और बाकी के लोग आकर एलिस को कैच कर लेते हैं। फेरट उसे बेहोश करके और उसकी उंगली से उंगली करके लेबोरेटरी का डोर खोल लेता है। ये सभी लोग लैब में आ जाते हैं और एलेक और लिंडा को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर रिटर आता है। ओहो, तो इन गुंडों का सरगना रिटर है। बहन चो, ये क्या था? ये तो रिटर नहीं है। इसने तो अपने चेहरे के ऊपर चेहरा लगाया है। मतलब रिटर तो पहले ही निपट चुका है। ये जो कोई भी है वो अपना नाम आर्केन बताता है। वो कहता है, देख एलेक, जितनी भी रिसर्च नोट्स है और वो फार्मूला मुझे ला कर दे, नहीं तो मैं इसी गन से लिंडा को लिटा दूंगा। एलेक, ठीक है, देता हूँ। वो रिसर्च नोट्स देता है और पता नहीं तभी लिंडा को कौन सी खुजली मचती है। वो एक नोटबुक लेकर भागने लगती है। नहीं, अब तुम ही बताओ बेचारा आर्केन क्या करे। तो वो गन से लिंडा को लिटा देता है। बहुत दुख होता है, आंखें नम हो जाती है, दिल टूट जाता है। अरे मेरा नहीं, एलेक का। अब उसे गुस्सा आता है। वो भी टिचुंग डिचुंग करता है। वो फार्मूला लेकर भागता है। फेरट उसे रोकता है। एलेक गिरता है। फार्मूला उससे गले मिलता है। मानो फटाके फूटने लगते हैं। इसी दरमियान एलिस होश में आकर वो नोटबुक जो लिंडा लेकर भाग रही थी उसे अपनी खुफिया तिजोरी के पास छिपा लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। नाटक करती है बेहोश होने का। अब एलेक के कपड़ों में लग चुकी आग। वो बाहर की ओर भागता है। वो बाहर आकर जल में स्नान करने के लिए कूद जाता है। आर्केन उसे देख रहा है। पानी में फटाके फट 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 फूट रहे हैं। आर्केन फेरट से, देख बच्चू, कोई भी बॉडी बचे ना, सबको अच्छे से ठिकाने लगाना, समझ ला। एलिस ये सब देख रही है। उसके हाथ में वो नोटबुक भी है। मॉर्निंग होती है। ये लोग इस आदमी का जल संस्कार कर रहे हैं। एलिस अभी तक यही है। वो भागी क्यों नहीं? क्योंकि चारों तरफ जल है। तो एलिस वो नोटबुक यहाँ छिपा देती है और ये बंदा जिसकी टोपी में झाड़ है, जिसका नाम ब्रूनो है, वो लिंडा का लॉकेट इस आदमी से लेकर इस झाड़ी में लटका देता है। पता नहीं क्यों, शायद डायरेक्टर साहब ने कहा हो। तभी अचानक से एलिस को फेरट दूसरी बार पकड़ लेता है। इनकी अलग ही पकड़म पकड़ाई चल रही है। फेरट एलिस को निला कर मारने वाला है। तो कपड़े तो निकाल उसके, तभी तो मजा आएगा। पर फेरट तो ही नालायक, वो सीधे ही एलिस को जल में फेंक देता है। मजा नहीं आया। फेरट जल में डुबो डुबो कर मारने लगता है। निकाला डुबोया, डुबोया निकाला, मर
गई, लगता है मर गई। तभी एक भयानक सा हाथ आकर फेरट को जल में खींच लेता है। वो जो कोई भी है वो नाव की लंका लगा देता है। हम उसे देख सकते हैं, ये किसी तरह का जलीय क्रीचर लग रहा है। वो एलिस को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर फेरट के आदमी आकर उस पर डिचकियां ढुम 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 करने लगते हैं, पर वो जलीय क्रीचर एलिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। वो प्राणी एलिस को यहाँ छोड़ देता है। कहीं ये एलेक तो नहीं? क्या लगता है दोस्तों? मुझे तो एलेक ही लग रहा है। वो इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। तब तक एलिस भी होश में आ जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है और वो प्राणी ने मार रहा है। अब केवल फेरट और ही बचा है, तो ये दोनों भाग जाते हैं। इस मूवी के जो लोग है वो लोग इस प्राणी को स्वैम्प थिंग कहते हैं, क्योंकि वो दलदली इलाके में रहता है। पर मुझे नाम कुछ खास जमा नहीं, तो इसलिए मैं इसका नामांकन झाड़ आदमी करता हूँ। हमें आर्केन दिखाया जाता है, वो रिसर्च नोट से पढ़ रहा है। ये लड़की उसकी सेक्रेटरी है। अच्छी है ना? आर्केन यहाँ पर एक डायलॉग बोलता है। वो कहता है, एलेक के पास प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा, ओ प्रतिभा, तू वही कर सकती है जो तू कर सकती है, लेकिन मैं जीनियस हूँ और जीनियस वही करता है जो उसे करना चाहिए। जीनियस, हाँ जीनियस, तेरी मैं आगे जीनियस गिरी निकालता हूँ। तभी इस जीनियस हुतियों को पता चलता है कि एक नोटबुक तो मिसिंग है। जीनियस, हाँ जीनियस। तभी एक और लड़की आती है। पहले मुझे ये बता, तेरे इर्द गिर्द और कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं? तेरा वो नहीं होता क्या? ध्यान नहीं भटकता तेरा ध्यान? चलो छोड़ो। वो कहती है, आर्केन सर, फेरट आपसे बात करना चाहता है। तो मैं फेरट की भेंट आर्केन से दिखाई जाती है। यहाँ फेरट और बुर्न उसे सब कुछ बताते हैं। एक जलीय प्राणी आया, पहले उसने हमारी मारी, फिर वो एलिस को उठाकर अपने साथ ले गया। हम लोग उसके पीछे गए तो उस जलीय प्राणी ने फिर से हमारी मारी, तो हम हमारी बचाकर वापस यहाँ आ गए। तो आर्केन बोलता है, तुम दोनों बहन हो। एलिस भागते हुए टेलीफोन बूथ के पास आती है, पर उसका टेलीफोन तो डेड है। तभी एलिस की नजर इस बच्चे पर जाती है। वो उसके पास आती है। वो कहती है, बच्चा, मुझे फोन करना है, क्या फोन मिल सकता है? बच्चा, जी क्यों नहीं। एलिस गैस स्टेशन में जाकर फोन करती है, पर ऑपरेटर तो हुतिया होता है। वो उसके फोन को आर्केन के पास भेज देता है। आर्केन उसे बहला फुसलाकर उससे उसकी लोकेशन ले लेता है। वो उसे वहाँ इंतजार करने को कहता है। एलिस, हाँ कर रही हूँ मैं, जल्दी आ। और वो आने लगते हैं। एलिस, क्या करूँ क्या करूँ? चलो तब तक कोको कोला पी लेती हूँ। या क्यों नहीं रहा? बच्चा, इसे नहीं मारते, इसे मारते हैं। एलिस, थैंक यू। वो कोको कोला पीने लगती है और तब तक फेरट और उसके आदमी भी आ जाते हैं। ये देखकर एलिस जल्दी से छिप जाती है। उस बच्चे से पूछती है, क्या कोई बंदूक है? तो बच्चा, हाँ जी है ना, ये रही। एलिस बंदूक लेकर बाहर आ जाती है, तो ये लोग उस पर डिचकियां ढुम 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 करने लगते हैं। एलिस छलांग लगाकर टायर के उस पार चली जाती है और वो जैसे ही बंदूक चलाती है तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो अब एलिस वहाँ से भागने लगती है। सुनो सुनो सुनो, एलिस पैरों से भाग रही है, ठीक है, और ये लोग उसके पीछे गाड़ियों से भाग रहे हैं, पर फिर भी हुते उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। एलिस भागते भागते मेन रास्ते पर आ जाती है। वो इधर भी नहीं भाग सकती, वो उधर भी नहीं भाग सकती, क्योंकि दोनों तरफ जल है, यानी कि उसे सीधा ही भागना है। अब तो ये पकड़ ही लेंगे, पर झाड़ आदमी, ऐसे कैसे पकड़ लोगे तुम? वो बीच रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। तो फेरट, उड़ा दे साले को। झाड़ आदमी, इसको तो मैं ताली में ही रोक दूंगा, और रोक दिया। इतनी पावर, तुम गाड़ी की छत देखो कैसे हवा में उड़ गई। फेरट और ये बंदा उस पर डिचकियां डुम डुम करके गोलियां चलाते हैं, पर उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गोलियां उसकी छाती से टकरा कर वही मर जाती है। इस हुतिये ने एलिस को पकड़ लिया है और वो दोनों तो भाग गए। झाड़ आदमी उसके पास आता है। इसको किसने गुंडा बनाया रे? थोड़ा धमका तो सही, उसे बोल तो सही, अगर पास में आया तो मैं इसे मार दूंगा। कुछ भी नहीं बोलता। तो क्या? तो फिर झाड़ आदमी उसके पास आते हैं, उसे पकड़कर फुटबॉल की तरफ फेंक देते हैं। सभी गुंडे लोग भाग चुके हैं। अब केवल एलिस ही बची है। अब एलिस झाड़ आदमी से डरने लगती है। हट हट, उर उर, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। और वो बेचारा इतना मासूम होता है कि वहाँ से चला जाता है। थैंक यू तो बोल देती दीदी। तभी वहाँ जूड आता है। जी हाँ, जूड इसका नाम है। जू को चू से रिप्लेस कर दो तो मजा आ जाएगा। जूड एलिस को अपने साथ ले जाता है। आर्केन, फेरेट और मोटा ब्रूनो, ये तीनों मिलकर उस लड़की को, नोटबुक को और झाड़ आदमी को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। आर्केन कहता है, तुम दोनों सुनो, लड़की को पकड़ लो, अपना काम हो जाएगा। झाड़ आदमी कहीं तो जा रहा है, जूड और एलिस भी कहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो झाड़ आदमी यहाँ आ रहा है, एलिस भी यहीं आती है। आई थिंक वो नोटबुक लेने आई है। तभी झाड़ आदमी को झाड़ी पर लटका लोकेट का लिंडा मिलता है। सॉरी सॉरी सॉरी। तभी झाड़ आदमी को झाड़ी पर लटका लिंडा का लोकेट मिलता है, जिसके अंदर एलेक की और लिंडा की फोटो होती है, यानी कि लिंडा का पसंदीदा मर्द एलेक था। और एलेक ये जानकर थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी एलिस आती है। वो झाड़ आदमी को देखकर
तुरंत अपनी नोटबुक लेती है और अपनी नाव पर सवार होकर वहाँ से चली जाती है। एलेक यानी कि झाड़ आदमी उसे देखता है। यह प्लांट याद है आपको, जो 24 घंटे पहले ऐसा था और आप 24 घंटे बाद ऐसा हो गया। ये इसका कमाल है। तभी एलेक झाड़ की नजर फेरेट और उसके साथियों पर जाती है। फेरेट को एलिस दिख जाती है, पर तभी बीच में आधी रोटी पर दाल लेने झाड़ आदमी आ जाता है। तो ये लोग झाड़ आदमी को पकड़ने लगते हैं और झाड़ आदमी झाड़ियों में छिप जाता है। तो फेरेट अपने और भाई बंधुओं को बुला लेता है। वो कहता है बंदा मिल चुका है, बस तुम आ जाओ। और ये लोग आ जाते हैं और उस एरिया को घेर लेते हैं जहाँ पर झाड़ आदमी छुपा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट होती है जिसमें गोलियां चलती है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, धमाके होते हैं, नाव हवा में उड़ती है, झाड़ आदमी धमाकों से इधर उधर गिरता है। ग्रेनेड के धमाके झाड़ आदमी पर थोड़ा थोड़ा असर कर रहे हैं। इनको लगता है वो चीज भाग गई, पर तभी वो हमला करता है। वो सभी को नाव से नीचे गिरा देता है और कहता है नाव अपन चलाएगा। वो नाव को फुल स्पीड में इस नाव के सामने लाता है। ये देखकर इन दोनों की फटके चार हो जाती है। वो तुरंत जल में कूद जाते हैं और फिर दो नावों का संगम होता है जिससे होता है एक जोरदार धमाका। एलिस, देख झूठ, ये नोटबुक तो अभी अपने पास रख ले और तू यहाँ से जा, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। ये कह कर दोनों अलग हो जाते हैं। तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। एलिस चल रही है कि तभी उसे जूड की चिल्लाने की आवाज आती है। और ये क्या, उन लोगों ने जूड को भी मार दिया। और तभी फेरेट एलिस को तीसरी बार पकड़ लेता है। एलिस की आवाज एलेक झाड़ सुन लेता है। वो जूड की नाव के पास आता है और हमें यहाँ पर झाड़ की एक और शक्ति का पता चलता है। वो जूड को फिर से जिंदा कर देता है। गजब, क्या सच में जूड मर गया था या वो बेहोश था? अगर वो बेहोश भी था तो इसका मतलब झाड़ आदमी ने उसके घाव को ठीक करके उसे होश में ला दिया। खैर जो भी हो, यहाँ पर जूड वो नोटबुक उसे दे देता है। ये संभाल तेरी अमानत जिसके चक्कर में मेरा इतना खून निकल गया। फेरेट एलिस को अपनी बोट पर ले आता है। यहीं पर मोटा ब्रूनो भी है। लेकिन दोस्तों फेरेट मर्द है तो उसका मन मचल जाता है। वो एलिस के साथ कुछ करना चाहता है, पर एलिस पहले उसके अखरोट तोड़ती है, फिर उसे जल में गिराती है और फिर खुद जल में कूद जाती है। और एक बार फिर से इन दोनों में पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। एलिस आगे आगे, फेरेट पीछे पीछे। तभी सामने से झाड़ आदमी आ जाता है। इस बार बीच में से नहीं आया तो फेरेट इस बार झाड़ आदमी का हाथ ही काट देता है। और अब झाड़ आदमी को बहुत सारा गुस्सा आता है। वो बहुत ही बुरे तरीके से फेरेट को मार देता है। ये देखकर तो एलिस तक बेहोश हो जाती है। सीन एलिस पर आता है जो झाड़ आदमी की गोदी में सोई हुई है। तभी वो जागती है और फाइनली उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि ये प्राणी और कोई नहीं बल्कि एलेक है, जो 30 घंटे पहले ऐसा था और आप ऐसा हो गया। ये एलिस क्या कर रही है? वो अच्छा रो रही है, मैं तो कुछ और ही समझा था। सीन कट होता है। सॉरी दोस्तों, मैंने और एलेक ने वो चीज देख ली है जो हम शुरू से देखना चाहते थे, पर आप नहीं देख पाओगे, इसलिए सॉरी। और एलेक को अब ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैं पेड़ क्यों बन गया, और इसी गुस्से में वो नोटबुक को फेंक देता है। एलेक होती है नोटबुक को फेंका क्यों? उसे जला देता, फाड़ देता, पर फेंका क्यों? खैर छोड़ो। एलिस नहाकर आ रही है। वो गॉड, आर्केन तो यही है। तभी एलेक के आदमी एलिस को पकड़ लेते हैं। एलिस चिल्लाती है। एलेक झाड़ मदद करने आता है। वो जैसे ही आता है तो आर्केन उसे जाल में फंसा लेता है। व्हाट अ प्लान। आर्केन बेटा, तूने शेर को पकड़ने के लिए बकरी का इस्तेमाल किया। और उधर से ब्रूनो नोटबुक ढूंढ कर ले आया। मैंने पहले ही बोला था इसे जला देता, फाड़ देता, पर फेंकी क्यों? और इसी के चक्कर में लिंडा की जान भी चली गई। छोड़ो, हमें क्या। सीन कट होता है और हमें पार्टी दिखाई जाती है। ये पार्टी आर्केन ने दी है। सालों ने एलिस को कैसे बांध कर रखा है। और ये क्या पहनाया रे उसे? यहाँ आर्केन ब्रूनो को वाइन के बदले वो केमिकल फार्मूला पिला देता है ताकि देख सके कि होता क्या है। ये किसी का सगा नहीं है। ब्रूनो को कुछ तो होने लगता है, जैसे कि मिर्गी आ गई उसे। और तभी वो धड़ाम से नीचे गिरता है। ये क्या बन गया? क्या से क्या हो गया? ब्रूनो मोटा से नाटा बन गया। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते सब भाग जाते हैं। सब डरपोक साले। आर्केन एलेक झाड़ के पास आता है। वो उसे ब्रूनो दिखाता है और कहता है तुम्हारे उस फार्मूले ने इसमें तुम्हारी जैसी ताकत और बुद्धिमत्ता क्यों नहीं दी, जबकि तुम में तो आ गई। ये चीटिंग क्यों? एलेक झाड़ कुछ नहीं बोलता। आर्केन, ठीक है मत बोल, इसकी मासूका का अंदर लाओ रे। और उसे भी जंजीरों से बांध देते हैं। अबे लड़कियों को जंजीरों से नहीं बांधते, उन्हें बांधते हैं प्यार की रस्सी से। आर्केन अब बोलेगा। एलेक, क्यों नहीं बोलता हूँ। वो फार्मूला आप जो अंदर से हो आपको वो बनाता
जाता है। जैसे कि एलेक की बात लो, वो खुद को अंदर से पेड़ जैसा फील करता था। उसे यहाँ का दलदली इलाका पसंद था, वो लोगों की भलाई करना चाहता था, तो इसलिए उस फार्मूले ने उसे ऐसा बना दिया। जबकि ब्रूनो डरपोक और कमजोर था, वो चुनौतियों से डरता था, तो इसलिए फार्मूले ने उसे कमजोर और नाटा बना दिया। आर्केन को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। उसके दिमाग में कुछ तो खुरापाती चल रहा है। वो खुद को जीनियस तो मानता है। वो केमिकल एक गिलास में लेता है और खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलकर, जैसे कि मैं ताकतवर हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो ये सब बोलकर वो केमिकल पी जाता है। इसके पीछे एक और रीजन है कि वो इनमोर्टल यानी कि अमर बनना चाहता है। तभी उसके पास उसकी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी आती है। पता नहीं क्यों पर मुझे ये अच्छी लगती है। आर्केन उससे एक वाइन की गिलास लाने को बोलता है। सीन एलेक पर आता है। उसकी नजर प्रकाश पर जाती है। जादू और पेड़ के लिए प्रकाश कितना इम्पोर्टेंट है ये बताना मैं जरूर नहीं समझता। इधर वो लड़की वाइन ग्लास लेकर आती है। बहन डर गई क्योंकि आर्केन में परिवर्तन चालू हो चुके हैं। उधर एलेक अपना हाथ प्रकाश की ओर ले जाता है। उसका हाथ प्रकाश को छूता है। इधर आर्केन परिवर्तन से गुजर रहा है, काफी भयानक परिवर्तनों से। और ये क्या, एलेक का हाथ हिल होने लगता है, उसका दोबारा नया हाथ बनने लगता है और ये बन गया। इस पूरी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, मैंने 10वीं की विज्ञान की किताब में पढ़ा था। आर्केन ये क्या बन गया, ये तो एक सुअर की शक्ल का प्राणी बन गया। वो डिजर्व ही करता है क्योंकि उसकी हरकतें सुअर जैसी ही है। एलेक पहले खुद को फ्री करता है और फिर अपनी माशूका को। आर्केन तलवार लेकर एलेक को मारने आ रहा है। ब्रूनो, एलेक इसे घुमाओ, सेलर खुल जाएगा। और एलेक घुमाता है और सेलर खुल जाता है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आर्केन इनके पीछे आ रहा है। ब्रूनो, देखो तुम दोनों कुएं में कूद जाओ, ये आपको सीधे दलदली इलाके में ले जाएगा। तब तक मैं आर्केन को रोकता हूँ। ब्रूनो आर्केन को रोकने लगता है और ये दोनों कुएं में चले जाते हैं और आर्केन देखता रह जाता है। ये दोनों यहाँ से बाहर आते हैं। एलेक एलिस को उठाकर यहाँ रखता है। इनमें कुछ हो कि तभी वहाँ पर आर्केन सुअर आ जाता है और दोस्तों इनके बीच होती है तगड़ी मगड़ी फाइट। अपटापटी होती है, तलवार चलती है, मुक्के चलते हैं। एलिस दर्शक बनती है। एलेक गिरता है। एलिस चिल्लाती है। एलेक भागकर एलिस के पास आता है और तभी आर्केन एलिस को तलवार मार देता है। और अब एलेक भैया को आता है बहुत गुस्सा, मतलब सन्नी देओल वाला, और वो आर्केन को बहुत मारता है। मार कर उसकी वो तोड़ देता है। क्या एलिस मर गई? तभी एलेक उसके पास आता है। जिंदा है पर अब मर गई। तो एलेक अपनी छाती के बाल निकाल कर एलिस की छाती पर रखता है और एक क्या जादू होता है और एलिस होश में आ जाती है। उधर आर्केन फिर से खड़ा हो गया और फिर से इन दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। पर इस बार एलेक नहीं छोड़ता। पहले तो उसे कीचड़ का पानी पिलाता है, फिर उसी की तलवार उसी में घोंप देता है और फिर वहाँ से जाते टाइम एक लूक मारता है। इसके बाद वो एलिस के पास आता है, उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसे ही फ्री की लिफ्ट बोलते हैं। दोस्तों, एलिस का घाव पूरी तरह से हिल हो चुका है। एलेक, डार्लिंग, हमारे बिछड़ने का टाइम आ चुका है, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एलिस, बाबू मुझे तुम्हारे साथ लेना है। एलेक, देखो बेबी, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और यदि मेरी शाखाएं इधर उधर घुस गई तो खत्म, इसलिए हमारा अलग रहना ही उचित होगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना। जूड भी वहाँ आ चुका है। ये दोनों जाते हुए एलेक झाड़ को देख रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों,